Assalamualaikum class. Today we will discuss the chapter number 10, Production and Operation Management. During this chapter we will discuss the following contents: the studying importance of a production process, technology and the production process, the location decisions and the job of production manager. In the last sections we will discuss the controlling the production process and importance of quality. Okay, before we get to know what is the importance of the production process, first of all, let's see what is production. And during production, we use resources such as worker and machinery to convert material into finished goods and services. अब इसमें बेसिकली प्रोडक्शन में होता क्या है कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल होता है, विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स और मशीनरी आप उसको एक फिनिश गुड्स में या सर्विसेज में जो है वो चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है इसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें अच्छा अब ज़रूरी नहीं है कि आप रॉ मटीरियल से फिनिश गुड्स ही बनाएं, ठीक है, या फिनिश प्रोडक्ट ही बनाएं या फाइनल प्रोडक्ट ही बनाएं। समटाइम ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती हैं रिलेटेड बिजनेसेस में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, तो क्या होता है कि आपने रॉ मटेरियल में कुछ चेंज लेकर आ रहे होते हैं, या तो वो ऑलरेडी फिनिश होती है उसमें कुछ और चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट होती है, या उसके रॉ मटेरियल में फर्दर प्रोसेसिंग की उसके अंदर ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, देन है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट oversees their production process by managing people and machinery in converting materials and resources into finished goods and services. बेसिकली क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होती है, वो क्या करती है, उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है वो सुपरवाइज करती है, ओवरसी करती है, ठीक है। कैसे? लोगों को मैनेज करके, लोगों को मैनेज कैसे करके, टू प्लेस द राइट पीपल एट द राइट पोजिशन, ठीक है। जो बंदा उसकी स्किल और एबिलिटीज के मुताबिक उससे काम लेके, जो वर्कर है जो मशीनरी पर ठीक से काम कर सकता है उसको वहाँ पे प्लेस करके, कुछ पैकेजिंग पर में अच्छे होते हैं उनको वहाँ पे प्लेस करके, और मशीनरी के मेंटेनेंस का और उसका वो करके जो है वो क्या करते हैं, सारे वो उसको सिनेरियो को सुपरवाइज करते हैं कि वो किस तरह से जो मटेरियल या रिसोर्सेज है उनको फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, दीज आर सेम बट दीज आर नॉट सेम। प्रोडक्शन में ओवरऑल आपकी मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ जाती है। प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ जाती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो या बनाते हो, जिसमें आप फाइनल रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हो फाइनल गुड्स या सर्विसेज में, ठीक है। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होगा जिसमें ये होता है कि पहले से एक प्रोडक्ट होती है, आप उसको नई पैकेजिंग दे देते हैं, ठीक है। और ये पैकेजिंग अगर आपकी इंडस्ट्री है आप तो वो मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन होती है उसमें हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, ठीक हो गया। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है इट्स पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है ये। Okay, then has strategic importance of production. Production is a vital business activity. Without products to sell, companies cannot generate money to pay their employees, lenders, and stockholders. Without the profit from products, firm quickly fail. बेसिकली अंडरस्टूड बात है कि प्रोडक्शन नहीं होगी, कंपनी कोई मतलब एक प्रोडक्ट या एक आप कह लें कि कोई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी तो उसको वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। और रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉय की सैलरी एक्सपेंस या बिल्डिंग का रेंट या फिर जो बिल्स वगैरह, ये सारे चीज़ें जो इसको वो करने के लिए, इन सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या बेयर करने के लिए कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाती हैं और उसको मार्केट में अवेल करती हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको जो है वो रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होता है और प्रॉफिट मार्जिन में रखा जाता है। तो उसी बेस पर जो है वो कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस वो करती हैं, बेयर करती हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट करती हैं, और देन क्या होता है कि उन्हें प्रॉफिट भी होता है और नेक्स्ट जो कंपनी होती है फिर वो ग्रो भी करती हैं, ये ग्रोथ की तरफ भी जाती हैं और सक्सेसफुल रहती है। और जो ये सारी चीज़ें इसके प्रॉफिट के बगैर
प्रोडक्ट का अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बेसिकली कंपनी क्या होगी, वो फेल समझी जाएगी। Okay, effective production and operations management can lower a firm's cost of production, boost the quality of its goods and services, allow it to respond dependably to customer demands, and enable it to renew itself by providing new product। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ के जो हमने कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये सारा जो आपकी कंपनी की सक्सेस और फेलियर का जो वो है, वो इस पर डिपेंड कर रही होती है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस पर, कि आपका प्रोडक्शन, कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कितना इफेक्टिव है। अगर तो मैनेजमेंट, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, वो इस तरह के उस पर, इस तरह के आप कह लें कि एक्टिविटीज़ पर जो है रिसर्च करती है या फिर तवज्जो देती है, जिससे कि फार्म की जो कॉस्ट है, कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करे, और जिससे कि फार्म की कॉस्ट जो है वो कम से कम हो प्रोडक्शन की, ठीक है। और इसके साथ साथ यानी कि वो एफिशिएंसी पर बिलीव रखती हो। इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होती है, जो एफिशिएंसी पे बिलीव रखती हो, क्वालिटी और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट या सर्विसेज की वो भी सफ़र ना करे, लेकिन कॉस्ट भी कम जो है वो बेयर करनी पड़े। और दूसरा, जो भी प्रोडक्ट बनाए वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इट शुड बी मोर कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। जब तक आप कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लेकर आते, तो ऐसी प्रोडक्ट जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी होते हैं कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के विदन इसके साथ साथ क्या है, कंपनी के रिसोर्सेज के अंदर रहकर एक क्वालिटी वाइज गुड प्रोडक्ट बनानी है, और एफिशिएंसी लेकर आनी है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। एफिशिएंसी भी हमने डिस्कस किया था कि टू गेट मैक्सिमम आउटपुट इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, ठीक है, दैट इज एफिशिएंसी। अच्छा, और इनेबल टू रिन्यू इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और इसी तरह से कस्टमर की डिमांड प्रेफरेंसेस को भी रिस्पॉन्स करना है, कि प्रोडक्ट में चेंजेस या मॉडिफिकेशन लेकर आने हैं तो वो उसका भी ख्याल रखना है, और न्यू प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेकर आनी है या लॉन्च करनी है। ओके, द स्टडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन में कुछ प्रोडक्शन स्टाइल्स हैं। एक है मास प्रोडक्शन, अ सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन अ लार्ज क्वांटिटीज थ्रू इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज with specialized skills, mechanization and standardization। स्पेशलाइजेशन, अच्छा, अब इसमें क्या है, मास प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, एक तो आपने बल्क में जो है वो प्रोडक्ट बनानी होती है, ठीक है, यानी लार्ज क्वांटिटी में बल्क में आपने बनानी है, और सारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आपने सेम जो है वो प्रोडक्ट बनाने, तो उसके लिए हम मास प्रोडक्शन, अगर आप इस तरह की इंडस्ट्री में हैं तो आपके लिए मास प्रोडक्शन जो है वो सूटेबल करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपकी फ्लावर मिल्स है, ठीक है, जैसे आप इस तरह की आप कह लें कि इस तरह की कमोडिटीज़ जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे फ्लावर है या जिसे आप आटा बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आप इस फैक्ट्री से जो है वो इस इंडस्ट्री से एसोसिएट हैं, तो इसमें क्या आपको मास प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, डिवाइडिंग वर्क इनटू सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स सो दैट ईच वर्कर कैन कंसंट्रेट ऑन परफॉर्मिंग वन टास्क। उसने कहा कि 3 चीज़ें होती हैं मास प्रोडक्शन में, एक होती है स्पेशलाइज्ड स्किल्स यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, और दूसरी है जी मैकेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब जो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है कि इसमें आपने अपने वो जो टास्क है उसको डिवाइड कर देना है कुछ कंपोनेंट्स में, कुछ पार्ट्स में, ताकि जो हर वर्कर को वो जिस पार्ट में वो बहुत स्पेशलाइज होता है उसको वो काम जो है वो सौंप दिया जाता है, और वो पूरी कंसंट्रेशन से उस काम को या उस टास्क को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को पैकेजिंग पे लगा दिए तो उसने सारा दिन पैकेजिंग ही करनी है, ठीक है। और इस तरह से काम डिवाइड कर देने हैं, और हर एक ने आप कह लें कि वर्क स्टेशन में या एक पर्टिकुलर यूनिट में, प्रोडक्शन यूनिट में, जिस बंदे को जो काम सो रही है उसके रिपीटेटिव टास्क होते हैं, ठीक है, कि वो यानी कि वो टास्क जिसको बार बार रिपीट किया जा सके, तो वो एक बंदा उस पर स्पेशलाइज हो जाता है, और उसको वो टास्क उसने सारा दिन वही काम करना होता है। देन है स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म इंटरचेंजेबल गुड्स एंड पार्ट्स। जैसे मैंने पैकेजिंग की बात की कि उसने सारा दिन पैकेजिंग करने की स्टैंडर्डाइजेशन उसकी, फिर उसको वो उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं, और वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है उसकी जो आप कह लें कि उसकी जो एफर्ट होगी या उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी बड़ी स्टैंडर्डाइज होगी, ठीक है। तो बेसिकली मास प्रोडक्शन में जो है वो इस चीज़ का आप ये स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और मैकेनाइजेशन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब जो है आपका इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि हमने मैकेनाइजेशन का नहीं पढ़ा।
अच्छा, मैकेनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमने स्पेशलाइजेशन का हमने कहा कि हमने जो टास्क है उसको लेबर के दरमियान में इस तरह से वो कर दिया कि हर बंदा अपनी फील्ड में जो है वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन में हमने कहा कि मास प्रोडक्शन है तो हमने यूनिफॉर्म प्रोडक्ट जो है वो बनानी है। तो इसमें क्या होगा कि आपने जो है एक बंदे को टास्क असाइन कर दिया, उसमें स्किलफुल है तो एक एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। अच्छा, अब जो मैकेनाइजेशन है इसमें वो क्या करते हैं, जब हम हर जॉब को सेपरेट कर देते हैं ठीक है, जब हम व्हेन वी सेपरेट जॉब्स इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क, अब मैनेजर क्या करता है, ही क्रिएट कोऑर्डिनेशन फॉर हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू मैकेनाइजेशन। एक मैकेनिक है ना कि आपने इस तरह से इस काम को करना है तो उसमें क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, देन है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। अच्छा, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन में इसमें ये जो मास प्रोडक्शन है इसमें असेंबली लाइन जो होती है, बेसिकली एक असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। अब असेंबली लाइन बेसिकली क्या होता है कि आपने ये असेंबली लाइन में बेसिकली आपने सुना होगा कि वो प्रोडक्ट के पार्ट्स कहीं और होते हैं लेकिन असेंबल जो होती है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है। जैसे आईफोन का पहले जो होता था कि अमेरिका में ही बन रहा है, अब उसकी असेंबलिंग जो है वो इंडिया में भी हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन या मैकेनाइजेशन की बात जो की है, ये असेंबली लाइन की जो है वो एक एग्जांपल है। इस मेथड में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को जो है कन्वे करते हैं। इसमें वर्क स्टेशंस बने होते हैं असेंबली लाइन में, यानी एक वर्क स्टेशन है जिसने उस पार्ट्स को जोड़ना है, दूसरा वर्क स्टेशन है उसने उसकी पैकेजिंग करनी है, ठीक है, लेबलिंग करनी है। जैसे एक मोनोग्राम लगा होता है ना आईफोन का पीछे, एक एप्पल का, ठीक है, इस तरह से। अब अब एक होगा, अगर ये तो मैंने उसकी एग्जांपल दी मोबाइल की, अगर आपकी दूसरी कोई प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर ऑटोमोबाइल है, एक ने उसकी उसकी जो है स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो जोड़े हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट किया है, दूसरे ने उसकी दूसरे वर्क स्टेशन में उसकी पेंटिंग हुई है, तीसरे में उसकी इंस्टॉलेशन हुई है, ठीक है, और चौथे में उसकी टाइटनिंग बोल्ट्स हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो असेंबली लाइन की एग्जांपल है। और बेसिकली असेंबली लाइन किससे हासिल होती है, किस तरह से हम असेंबली लाइन में बेसिकली ये स्पेशलाइज स्किल मैकेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो आपकी एग्जांपल है कि जैसे असेंबली लाइन में वर्क होता है। Okay, then I have flexible production involve using information technology to share the detail of customer order, programmable equipment to fulfill the orders, and skilled employee to carry out whatever tasks are needed to fill a particular order. बेसिकली अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है कि आपने कस्टमर की जो है उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लेकर आने या प्रोडक्ट बनानी है। इसमें आप क्या करते हैं, आप हेल्प लेते हैं कंप्यूटर की, ठीक है, और हर बंदा जैसे मैं कहा लास्ट में डिस्कस किया था स्किलफुल होता है, वो अपने स्किल्स लेकर आता है और जो एक कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होती है उसमें उसको बना दी जाता है। अच्छा, अब फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोकल एग्जांपल ले तो आपने देखा होगा कि ये जो होती हैं खाना जो होता है वो बना बना मतलब आप ऑर्डर करते हैं, आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग मिल जाता है, डेट इज एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। ठीक है, जब आप ऑर्डर करते हैं, जब आप खाना मंगवाते हैं और ये जो बल्क में जब आप मंगवाते हैं, ये जिसे हम देगे वगैरह बोलते हैं, तो ये डेट इज एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। ओके, then a flexible production require a lot of communication among everyone in the organization। अगर आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी लार्ज स्केल पे, इसमें आपको कम्युनिकेशन जो होती है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने कस्टमर्स के साथ। Flexible production is widely used in the auto industry such as Toyota and Honda are innovating with a new method of production। टोयोटा और होंडा जो है वो अपनी कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। ज़ाहिर आपने देखा होगा कि पहले ऑर्डर किया जाता है और उसके बाद आपको ये मिलती हैं, ठीक है, उसमें आप अपने चेंजेस भी करा सकते हैं। जैसे गाड़ी में आपने कहा कि मुझे जो है वो रेड कलर का कारपेट चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कस्टमाइज की जाती हैं। तो ये डेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। Then a customer-driven production evaluates customer demand in order to make the connection between product manufactured and product bought. One approach is to establish computer link between factories and retailers scanners using data about sales as the basis for creating short-term forecasts and designing production schedules to meet those forecasts. Second approach is not to make the product until a customer order it.
अब इसमें जो है कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन है बेसिकली कि आपका काम ही यही है कि आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपने प्रोडक्ट बनानी है। अब फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन में ये था कि कुछ ना कुछ आपके पास, जैसे आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या है कि खाना बना हुआ है फिर आपने ऑर्डर कर दिया तो क्या है मतलब वो हो गया। कस्टमर ड्रिवन में कि आपने जस्ट डिस्प्ले कर देना, जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा आपने कुछ भी नहीं करना कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन में। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे वॉलमार्ट है, एक और मैं देख रही थी के मार्ट है, अब हमारे पाकिस्तान में हम मार्ट है, डेट इज कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन। कि जब तक आप ऑर्डर नहीं करेंगे। और दूसरे के लिए ये जो स्कैनर की बात हुई है उसमें ये है कि आपने यहाँ पे देखा जाता है कि किस कौन से ऐसे ग्रोसरी आइटम्स हैं जिनकी डिमांड कस्टमर की तरफ से ज़्यादा है। वो जिन आइटम्स की डिमांड, जिन कमोडिटीज़ की डिमांड कस्टमर से ज़्यादा होती है तो उनको वो थोड़ा सा आप कह लेंगे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रखते हैं। ठीक है, उसको स्केड्यूल करते हैं कि इसके इस चीज़ के हमें रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ये प्रोडक्शन में हमने इस चीज़ को जो है वो अपने पास रखना है, या उसके रॉ मटेरियल को इतनी क्वांटिटी में हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा हमने प्रोडक्ट बनाना। अच्छा, जो आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो भी कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन ही होती है बेसिकली। अच्छा, अब डिज़ाइनर्स जो होते हैं अपने डिज़ाइन जो है उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब तक कस्टमर डिमांड नहीं करते तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कुछ जो है वो ब्रांड्स काम कर रहे हैं। डेल जो है वो एग्जांपल है कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन की। ठीक है, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो उसमें लेकर आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमर को, बल्कि उन्होंने तो होलसेल और रिटेलर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, खुद अप्रोच करते हैं, खुद ही कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट जो है वो अवेल करते हैं। इसी तरह आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री की जो मैंने कहा कि ऑनलाइन कुछ ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं, जब तक कस्टमर की वो नहीं होती वो उसके अकॉर्डिंग स्टिचिंग में, ये जो हम शेरवानीज वगैरह बनाते हैं और ये शादियों के सीजन में हमारी ये चीज़ें बड़ी होती हैं, तो इसमें क्या है वो बेसिकली कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन ही होती है। Production process जो होता है use either an analytic or synthetic systems. Time requirement call for either a continuous or an intermittent process. अच्छा, अब analytic production process system reduce the raw material to its component part in order to extra one or more marketable product. अब इसमें क्या है कि आपकी एक रॉ मटेरियल है उससे आप एक्स्ट्रा जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप एक जो है, जैसे आपका क्रूड ऑयल है उसमें आप क्या करते हैं कि उससे फॉर एग्जांपल आपको, जैसे इसकी सिंपल से एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कॉर्न होता है, जिसे मकई का भुट्टा भी बोलते हैं, उसको जो प्रोसेस किया जाता है उससे क्या होता है, एक तो एनिमल फीड भी उससे निकलती है, दूसरा जो कॉर्न स्वीटनर होता है वो भी निकलता है। ठीक है, यानी एक प्रोडक्ट से, एक उसके रॉ मटेरियल से आप एक से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट, मार्केटेबल प्रोडक्ट जो कि मार्केट में सेल हो सकती है, बना लेते हैं। इसी तरह से जैसे गंदम, ये जो फ्लावर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये कंपनीज होती हैं, वो गंदम से क्या बनाती हैं, उससे वो ऑल पर्पस फ्लोर बनाती है, यानी मैदा बनाती हैं, वो उससे सूजी बनाती हैं, वो उससे क्या एक और होता है वो क्या बोलते हैं उसको, दलिया बनाती हैं। ठीक है, डेट इज एग्जांपल ऑफ एनालिटिक प्रोडक्शन सिस्टम। Okay, then a synthetic production system combines a number of raw material or parts to transform a raw material or transform raw material to a produced finished products. अब इसमें ये जो होता है ये थोड़ा सा टाइम, सिंथेटिक प्रोडक्शन में आपके रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें एक था उससे इतनी सारी चीज़ें बन रही थी एनालिटिक प्रोडक्शन में। अब जो सिंथेटिक प्रोडक्शन है इसमें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल जो है, ठीक है, फर्दर उसकी जो मशीनरी है, उसका जो अंदर का वो है सेटअप जो है, उसके साथ साथ उनको उसमें कैमरा भी अटैच करना पड़ता है। डेट इज एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्शन system. Okay, then here continuous production process generates finished products over a lengthy period of time. The steel industry provides a classic example. इसमें बहुत, यानी एक तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनने में एक बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे स्टेप भी होते हैं कि पहले वो उसको हीट करते हैं, देन उसको कूल करते हैं, और ये सारा प्रोसेस है कि लेंथी प्रोसेस जो होता है आपकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस का होता है। देन intermittent production process generate product in short production runs, shutting down machines frequently or changing their configuration to produce different parts. इसमें जो होता है कि शॉर्टली आप जो है उसमें प्रोडक्ट बनाते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, और जैसे कहा कि
अच्छा, अब इसमें जो एग्जांपल है आपकी आएंगी अकाउंटेंट्स और प्लम्बर जो हैं, ये डेंटिस्ट हैं, ये जो आपकी एग्जांपल होंगी किसकी होंगी, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस की। बेसिकली इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन रन्स होती हैं, आप मशीन कस्टमर आते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें मशीन को यूज़ करते हैं। जब वो काम बंद हो जाता है तो उसको बंद कर देते हैं, जैसे शटिंग डाउन मशीन फ्रीक्वेंटली और चेंजिंग देयर कॉन्फ़िगरेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लम्बरिंग, डेंटिस्ट एंड अकाउंटेंट। ये जैसे वो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो ये जब काम होता है तो वो कर रहे होते हैं, नहीं होता तो वो कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। Okay, then technology and the production process. Production continues to change rapidly as computer technology develop. Green manufacturing process जो है इसमें क्या है, firms are pouring resources into development of manufacturing processes that result in a reduction of waste, energy used and pollution. यानी कि firms are trying to make environment friendly product। इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के उसमें ही आता है कि बेसिकली आप जो है वो वेस्टेज कम कर रहे हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही थी उसको कम करें। जैसे अब जो है बहुत सारी हमारे पाकिस्तान में भी ये अभी 1 साल पहले की बात है, चली थी कैंपेन के, जिसमें शॉपर बैग जो थी वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको रिप्लेस। और रावलपिंडी में तो तहजीब का आपने नाम सुना होगा, उसने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया। तो वो क्या था, एक पेपर बैग जो होता है वो बना हुआ, उसमें जो है जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो उसमें आपको डाल कर देते हैं। और जो है शॉपर बैग जो थे, क्योंकि वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और जल्दी से वो भी नहीं होते, वो रिसाइकिल भी नहीं होते और उनको वेस्ट भी नहीं जल्दी से, वेस्टेज आप उसको वेस्ट भी नहीं ठीक से कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने ये बेसिकली दैट इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब LEED लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन voluntarily certificate program administered by US Green Building Council aimed at promoting the most sustainable construction process available। बेसिकली LED यानी लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंटल डिज़ाइन, जो एक आप कह लेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसको US जो है वो एडमिनिस्टर करता है या उसको आप कह लें कि रन करता है। ठीक है, उसमें क्या है बेसिकली वो इन जो कंपनीज वेस्टेज कम करती हैं, एनर्जी का वेस्ट नहीं करती हैं और पोल्यूशन कम क्रिएट कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को वो सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का या एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट का। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत है, वो लोग उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करना प्रेफर करते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, क्योंकि वो अपने सारे इकोसिस्टम के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं। तो ये अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है, जैसे ये बेसिकली क्वालिटी सर्टिफिकेट्स भी होते हैं और इस चीज़ का भी होता है कि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करे। इसकी आप अगर आपको समझने के लिए जैसे एग्जांपल होता है कि डालडा का कहा जाता है कि दैट इज़ अप्रूव्ड बाय VDF, तो वो उसका वो क्वालिटी का वो एक वो है साइन, उससे वो सर्टिफाइड होता है। तो ये एक कंपनी की विल भी इंक्रीज करते हैं, गुडविल भी जो है उसको इम्प्रूव करते हैं और कस्टमर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसी कंपनीज की प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। ओके, देन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोसेस रोबोट इसमें आ जाता है। रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क दैट रिक्वायर द रिपीटेड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल एंड टूल्स। द सिंपलेस्ट काइंड, अब इसमें क्या है कि आपने प्रोग्राम ऐसे ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे आप अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप या तो डेंजर जोन होते हैं जिसमें ह्यूमन रिसोर्स अलाउ नहीं होता काम करने के लिए, वहाँ पे रोबोट जो होते हैं, या फिर वो ऐसी प्रोडक्ट जो कि बड़ी आप कह लें कि सेंसिटिव नेचर की होती हैं। जैसे हमारा जैसे आप कह लें कि जो है अ, ये जो इक्विपमेंट, ये इसमें ये जो असलहा साजी वगैरह, ये इसमें आपके रोबोट बेसिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये होता है कि उसमें रिपीटेड टास्क होते हैं जिसको जैसे उसके लिए रोबोट, फॉर एग्जांपल जैसे ये रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए उन्होंने ये रोबोट रखा होता है ना, वो कहते हैं ना कि 10 साल तक इसकी जो वो होती है रबड़ होती है वो ख़राब नहीं होगी, उसका जो आप उसके अब रोबोट क्या करते हैं, उसको खोलता रहेगा बंद करता रहेगा, खोलता रहेगा बंद करता रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि कितने घंटे या कितने दिन तक ये खोलता रहा बंद करता है लेकिन ये ख़राब नहीं होते, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि ये 10 साल की गारंटी है, ये 15 साल की गारंटी है। तो इस तरह के काम बेसिकली रोबोट ही करते हैं। अच्छा, अब जो सिंपलेस्ट काइंड है वो है पिक एंड प्लेस रोबोट, मूव्स इन ओनली 2 और 3 डायरेक्शन एट
as it picks up something from one spot and place it in other. कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो पिक एंड प्लेस वाला है कि जिसमें आप एक चीज़ पिक करके दूसरी उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखी जाती है, ठीक है। और यूजिंग विजन सेंसरी इंफ्रारेड सेंसर रोबोट can automatically move parts of finished goods from one place and another. Remote control robots are especially well suited for work in danger environmental zone. अब इसकी जैसे मैंने कहा कि आपकी जो मैंने कहा कि सेंसिटिव नेचर की जो प्रोडक्ट होती हैं उसमें जो है वो रिबोर्ड यूज़ किए जाते हैं। और ये जो होता है ये जितने भी आपके मिसाइल्स वगैरह इस तरह की टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें बेसिकली रोबोट ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एक तो वो थोड़ी सी डेंजरस प्रोडक्ट होती है और दूसरा गलती का कोई चांस नहीं होता, तो इसके लिए प्रोग्रामेबल मशीन यानी रोबोट यूज़ किए जाते हैं। Okay, then computer aided design and manufacturing aided design process that allows engineer to design components as well as the entire product on computer screen faster and with the fewer mistakes than they could achieve working with a traditional drafting system. बेसिकली इसमें क्या है कि कंप्यूटर डिज़ाइन में जो सारी उन्होंने उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना है कंप्यूटर में बना रहे होते हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो वो उससे उस पे ही ड्रा करते हैं कंप्यूटर पे, और उसमें ये होता है कि बड़ी करेक्शन के साथ वो डिज़ाइन बन जाता है और मिस्टेक कम होती है। ओके, देन है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें वो डिज़ाइन था, अब डिज़ाइन में तो ये था कि ना उसको ड्रॉ कर दिया कंप्यूटर पे, बजाय इसके कोई कॉपी पेन से ले और इतना पेपर वर्क जो है वो करना पड़े। बेसिकली आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में बना लेते हैं, उसको सेव कर लेते हो। और देन है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है, कंप्यूटर टूल्स टू एनालाइज SAD output enable our manufacturer to analyze the steps that a machine must take to produce a needed product or part. डिज़ाइन आपने बना लिया कंप्यूटर पे, ठीक है, आपकी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है, आपने उस सॉफ्टवेयर में अपना जो डिज़ाइन है उसको उसको उसके अंदर जो है वो डाला, ठीक है। देन वो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट क्या करेगी, बताएगी कि इस स्टेप में आपकी प्रोडक्ट बनेगी। इस डिज़ाइन पर अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको इन दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू डेवलप पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड जो होता है फिर इसको हम कहते हैं दैट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। Okay, then flexible manufacturing systems, production facility that workers can quickly modify to manufacture different product के जो है according to need and demands जो है वो उसमें modification या changes लेकर आ सकते हैं। वर्कर कोई hard and fast rule नहीं होता, that is flexible manufacturing system। मैन्युफैक्चरिंग यानी ज़्यादा भी हो सकती है, कस्टमर की डिमांड, जैसे हमने फ्लेक्सिबल वो पढ़ा था प्रोडक्शन प्रोसेस के, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस लेकर आते हैं और उसकी डिमांडेड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। डैट इज वो सेम है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की तरह। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम इन विच कंप्यूटर्स हेल्प वर्कर डिजाइन प्रोडक्ट, कंट्रोल मशीन्स, हैंडल मटीरियल्स एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन फंक्शंस इन एन इंटीग्रेटेड फैशन। अब ये क्या होता है कि सारा जो आपका काम जो होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। हर वर्क स्टेशन में आपका सारा जो है काम कंप्यूटराइज्ड है। इसकी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाऊंगी, आपको सेंड करूंगी। अगर हमारी जो है ना आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग उसको देखिएगा, हम उसको फिर अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली कि एक मतलब पूरा जो है सेटअप रॉ मटेरियल कन्वर्जन से लेकर उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाने तक हर जो स्टेप है वो कंप्यूटराइज्ड है। और वो ऑटोमेटिक है कि एक स्टेप के बाद उसने दूसरे स्टेप में जाके खुद ब खुद वो सारे काम होते हैं। और उसमें जो आपको नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी, लेबर जो होती है वो कम यूज़ होती है। Again, location decision of where to locate a production facility hangs or transportations, human and physical factors, ये जो होते हैं बहुत important है। अब transportation factors include proximity to market and raw material along with the availability of alternative modes of transportation for both and inputs and outputs। raw material लाने के लिए आपके पास transport होना, आपकी जो प्रोडक्शन के किस इलाके में आपने अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाना है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इट। कि लोकेशन डिसीजन जो है कि किस तरह के एरिया में आपका जो है वो प्रोडक्शन यूनिट होना चाहिए। उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर आपने देखना है कि रॉ मटेरियल आपने मार्केट से जो है वो अपनी फैक्ट्री में लेकर आना है, उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर जो है वो ट्रांसपोर्ट है। और फिर जो प्रोडक्ट आपकी बन गई उसको मार्केट में अवेल करना है उसके लिए भी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिजिकल फैक्टर इन्वॉल्व इन इश्यूज एज वेदर, वाटर सप्लाईज, अवेलेबिलिटी, एनर्जी एंड ऑपोजिशन, ऑप्शन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ hazardous waste,
फिजिकल फैक्टर में क्या होगा कि आपने ये देखना है कि वेदर किस तरह का है, ठीक है। और आपके पास जो सप्लाईज हैं, जैसे एनर्जी हो गई, बिजली है, उसके उस एरिया में है, ठीक है। इस तरह के एरिया में जहाँ पे इस तरह की चीज़ें फैसिलिटी ना हो, बेसिकली ये बहुत कॉस्टली होता है कंपनी के लिए, इस तरह के एरिया में जो है वो प्रोडक्शन यूनिट लगाना, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आ गया, बिजली आ गई, ठीक है, रेलवे लाइन्स, अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट है जो कि बाय ट्रेन जो है वो मार्केट में अवेल की जाती है, तो ये सारे सेटअप देखना बहुत ज़रूरी होता है। देन और फिर वेदर वेदर कैसा है, ज़्यादा हार्श तो नहीं है, ठीक है, पानी वहाँ पे है, ये यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देख कर, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, उसको अपने खुद वो रोड्स वहाँ पे बनाने पड़ेंगी। वो तब तक ऐसा नहीं करेंगी अनलेस अनटिल इट वर्क्स ऑन लार्ज स्केल, क्या वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज स्केल पे काम करे। छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके वो इस तरह के ऊपर एक्सपेंस करना जो है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता या फिजिबल नहीं होता। देन है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी दैट एनालाइज हाउ अ प्रपोज्ड प्लांट वुड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सराउंडिंग एरिया। आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो भी स्टडी करना है कि जो आपके आप प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं, जो उसका वेस्टेज होगा, वो जो उसके सराउंडिंग में जो पॉपुलेशन होगी या लोग होंगे उन पर किस तरह से असरअंदाज होगी, या उनके लिए भी कुछ वेस्टेज इस तरह के होते हैं कुछ कंपनीज के, जिनके धुएं में सांस लेना, जिसके स्मोक में सांस लेना, जब आप उसको इनहेल करते हैं तो आपको बहुत सारे लंग्स की डिजीज जो है वो बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर इस तरह की प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व हैं तो सिंपली क्या होता है कि इस तरह की जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं वो बेसिकली जो पॉपुलेटेड एरिया है वो होते हैं उनसे ज़रा हट के लगाए जाते हैं। और गवर्नमेंट भी सम टाइम क्या होती है कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया लगा के दी जाती है, जैसे लाहौर में आप देखें कि ग्रीन टाउन जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर लिया जाता है, कायदे इंडस्ट्रियल स्टेट, वहाँ से आपको सारी फैक्ट्रीज मिलेंगी। इसी तरह से हमारे बावलपुर में ये जहाँ पे ये शुगर मिल्स है, ये है फ्लोर मिल्स है, वहाँ पे ये मेरे ख्याल से हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारा। Okay, no matter what type of industry a firm is in, a production operation manager's facility location decision must consider the following factors कि आप किस भी कंपनी में है, कौन से भी आपकी प्रोडक्ट है, आपको कुछ फैक्टर्स जो हैं वो जनरल हैं आपको देखने पड़ते हैं बीइंग ऑपरेशन मैनेजर। प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स, वेयर हाउस एंड सर्विस ऑपरेशंस के वहाँ पे आपके पास सप्लायर हैं जो कि आपको रॉ मटेरियल परचे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं जब आपको वेन एवर यू डिमांड। और जब आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है और मार्केट पर अवेल होने तक आपके पास वेयर हाउस हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, गोदाम है। देन इंश्योरेंस एंड टैक्सेस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, क्या आप वहाँ पे इंश्योरेंस की जो है वो फैसिलिटी है। अवेलेबिलिटी ऑफ सच एम्प्लॉयज नीड्स एज हाउसिंग, स्कूल्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, डे केयर, शॉपिंग, रिक्रिएशन फैसिलिटी, जो आपका फिर जो वर्कर है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, उनके उनके बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटी है। और आप उनको जो है वो जो आपके एम्प्लॉयज़ उनको आप हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके रहने सहने का कोई इंतज़ाम है। मास जो है ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे हमने वो भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि उनके लिए जो है वो प्रॉपर आप कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए भी और इसी तरह से एम्प्लॉयज़ के आने जाने के लिए भी। और देन डे केयर शॉपिंग, डे केयर सेंटर्स हो, अगर वर्किंग वहाँ पे फीमेल्स भी काम कर रही हैं तो वहाँ पे डे केयर सेंटर हो जो कि जिस दौरान वो काम करती हैं तो वो अपने बेबीज़ को इन डे केयर सेंटर्स पर छोड़ कर जाती है। शॉपिंग मॉल है, एजुकेशनल फैसिलिटीज, पार्क्स वगैरह हैं। साइज एंड स्किल्स एंड कॉस्ट ऑफ द लेबर फोर्स, और दूसरा कंपनी में अपने परस्पेक्टिव में भी देखना और होता है। बेसिकली कंपनीज जो होती है कोशिश करती है इस तरह के एरिया में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएं जहाँ पे उन्हें लेबर जो है वो कम प्राइस में चीप they can avail or they can get the services of the labor at the cheaper rate. Ample space for current and future needs of the firm, उसमें ग्रोथ का एलिमेंट भी हो, ठीक है, कि फर्दर अगर आपकी कंपनी ग्रो करती है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकें, उसके आसपास में एरिया हो। डिस्टेंस टू मार्केट फॉर गुड्स, और जो मार्केट उसके साथ उसके कितना डिस्टेंस है। दैन इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर मटेरियल सप्लाईज एंड फाइनल गुड्स के वो इससे बेसिकली रिलेट करता है आपकी मास ट्रांसपोर्टेशन में कि वो इकोनॉमिकल हो, कि इतना कॉस्टली ना हो। क्लाइमेट एंड एवरी एनवायरनमेंट दैट मैचेस द इंडस्ट्रीज नीड्स एंड एम्प्लॉयज लाइफस्टाइल, कि जो वो इंडस्ट्री है उसका जो उस एरिया का जो क्लाइमेट है या जो वेदर है वो क्या करता हो इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग हो।
जैसे मतलब कुछ एरियाज होते हैं, जैसे बावलपुरा, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे आप देखें कि जो है फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बहुत कम है, और गर्मियों में इतनी ज़्यादा उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेसिकली, जितने भी अब यहाँ पे देखें। और दूसरा ये जो क्लाइमेट या एनवायरनमेंट की बात करें, अब किसी भी फैक्ट्री में, ये जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं हमेशा मैदानी इलाकों में लगाई जाती हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में नहीं लगाई जाती, कि एम्प्लॉयज़ के वहाँ पे चढ़ना ही मुश्किल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अमाउंट एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी सर्विस प्लस गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो है, गवर्नमेंट के कुछ, फिर ये भी देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है कि आप अपने फैक्ट्रीज लगाएं। सो बेसिकली ये आपका था आज का लेक्चर।